साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में प्रैक्टिस बुक के अंतर्गत हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के पद्य भाग को पूरा करने के बाद हिंदी गद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत हम नाटक और एकांकी गद्य विधा से संबंधित प्रैक्टिस सेट आज की कक्षा में सॉल्व करेंगे। आप सभी यदि पहली बार देख रहे हैं तो बाकी के वीडियोस आपको आधुनिक काल की प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे। आज का पहला और नाटक गद्य विधा के अंतर्गत 51वें नंबर का प्रश्न रहेगा कि भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति कौन सी नहीं है। अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। तो सही उत्तर है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी इनकी अनुदित रचना है, मौलिक रचना नहीं है। इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं विद्या सुंदर 1868, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 75, भारत जननी 77, दुर्लभ बंधु 80, रत्नावली 68, पाखंड विडंबन 72, मुद्रा राक्षस 78, सत्य हरिश्चंद्र 1875। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है कि इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। यही गलत है क्योंकि अंधायुग, कनुप्रिया अभी तक हमने नहीं पढ़ा, यानी हम बात कर रहे हैं मई 2023 तक कनुप्रिया हमने नहीं पढ़ा है। हो सकता है आगे हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ें, लेकिन हमारे जो दूसरा किताबों वाला चैनल है हिंदी बुकशाला, वहाँ हमने अंधायुग को पढ़ा है। और हम ये जानते हैं कि अंधायुग मात्र युद्ध के अंतिम जो प्रसंग है उसका दृश्य उसमें है, तो वो महाकाव्य नहीं है, छोटा सा गीति नाट्य है अंधायुग। दूसरा ऑप्शन सारे देख लेते हैं, हालांकि हमें तो पहले ऑप्शन के माध्यम से ही पता चल गया कि ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं, अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है, सही है। और ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, यह भी सही है। अब अंधायुग गीति नाट्य है, 5 अंक हैं, 16 पात्र हैं, 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र है गांधारी। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? आधे अधूरे नाटक भी हम पढ़ चुके हैं, मोहन राकेश के द्वारा रचित है। 1969 में यह नाटक मोहन राकेश द्वारा रचा गया। इस नाटक की विशेषता क्या है कि यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के प्रमुख पात्र हैं, अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़े वाले 4 पुरुषों के रूप में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन। मोहन राकेश की अन्य प्रमुख नाट्य कृतियां हैं आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। अच्छी बात यह है कि हिंदी बुकशाला चैनल पर हमने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस मतलब मोहन राकेश के सभी नाटक पढ़ रखे हैं। इसके अलावा इनकी अन्य कृतियां हैं पैर तले की जमीन और रात बीतने तक, ये 2 अभी हमने नहीं पढ़ी हैं। एकांकी हैं अंडे के छिलके और बहुत बड़ा सवाल। बाकी विष्णु प्रभाकर की रचनाएं देख लेते हैं, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग आदि। अब आप ये चिंता न करें कि बाकी के 2 ऑप्शन रह गए। आगे जब प्रश्न आएंगे तो उसमें धर्मवीर भारती के भी व्याख्या सहित बता दूंगी रचना और गिरिजा कुमार माथुर की। वैसे भी यदि मैं आपको व्याख्या पढ़कर नहीं सुना रही हूँ तो उन्हीं की नहीं सुनाती जो बार बार रिपीट हो रहे हों, ठीक है। बाकी इनकी जो व्याख्या है, हम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो 1 लाइनर बुक है वो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उसमें आप नाटक वाला पोर्शन देख लेंगे तो ये सभी उसमें दिया हुआ है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इस प्रैक्टिस सेट की जो व्याख्या वाला पोर्शन है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उससे अलग हो। आप चाहें तो जैसे आज आप प्रैक्टिस सेट के रूप में नाटक और एकांकी पढ़ रहे हैं हिंदी नेटशाला पर, तो आप सरस्वती पांडे की बुक या शुक्ल की बुक से नाटक वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। इसके अलावा जैसे आज आपका इस पे नाटक वाला पोर्शन चल रहा है, तो हिंदी बुकशाला चैनल पे हमारा क्या चल रहा है, कृष्ण काव्य धारा चल रही है। हिंदी बुकशाला पर कृष्ण काव्य धारा चल रही है। तो आप हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला दोनों चैनल पे मैं आपको करवा रही हूँ। हिंदी नेटशाला पर आधुनिक काल करवा रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और हिंदी बुकशाला पर हमने हमारा आदिकाल कंप्लीट कर लिया है, भक्ति काल लगभग कंप्लीट होने वाला है, और फिर रीति काल। तो बहुत जल्दी, जैसे इस बार नेट परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल रहा है, तो बहुत जल्दी इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से हम हमारी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो उसका मूल्यांकन हो जाएगा कि कितने प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जो प्रश्न आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए, जो नहीं आ रहे उनको रजिस्टर में तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपको परीक्षा से पहले देखने। अब ये हो गया आपका एक तरीका। और अगर आपने तैयारी नहीं की और आपको लग रहा है कि नेट पेपर की तैयारी या कोई भी परीक्षा अचानक उसकी डेट आ गई, तो भी अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को 5-5, 10-10 प्रैक्टिस सेट करके दिन में लगाएं। अब दिन में कैसे लगेंगे, क्योंकि फ़ोन में मैं आपको बोल के, अगर आप ये किताब खरीदते हैं बहुत अच्छी बात है, 500-600 रुपये की ये किताब है, लेकिन नहीं खरीद रहे हैं तो भी उसको लेकर बैठकर पढ़ने के लिए समय चाहिए। और जो मेरी बहनें हैं जो इस चैनल से जुड़ी हुई हैं, उन पर इतना समय नहीं है गृह कार्यों के कारण। तो आप अपना स्पीकर ऑन करके भी इनको सुनते, 3-4 प्रश्न आज कर लिए, 2-3 प्रैक्टिस सेट उधर आदिकाल वाले देख लिए, बुकशाला पर देख लिए, 2-3 प्रैक्टिस सेट यहाँ देख लिए, फिर इनको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कर लिए फिर छोड़ दिया, नहीं। जब 8-10 दिन हो जाए, आप लास्ट पे पहुंचे, तब फिर पहले वाले का रिवीजन, पहले वाले को सुनना चालू कर दें। या अगर आप बैठ के पढ़ लेती हैं, ये किताब भी पढ़ लेती हैं, या बैठ के ये फ़ोन में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, तो भी फिर इनका रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का आपके माइंड से डिलीट होता जाएगा, और रिवीजन करोगे तो स्थायी रहेगा। इसलिए आप रिवीजन भी करते रहिए। बाकी बात करूँ आपकी रचनाओं की, तो चाहे हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला दोनों पर मैं आपको बहुत सारी किताबें, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानियाँ और निबंध तो लगभग आपके सभी परीक्षाओं के, चाहे आप नेट दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट दे रहे हो, चाहे आप आरपीएससी से दे रहे हो, चाहे यूपी से दे रहे हो, चाहे किसी भी राज्य से दे रहे हो, बहुत सारे मैं आपके कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर जितना नेटशाला की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है उतना भी अगर आप कर लेते हो तो कोई भी परीक्षा पास करने से आपको नहीं रोक सकता, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ें। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक करें, आप स्वयं जान जाएंगे कि मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कह रही हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारा समय बातों में दे दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा यह रचित है। आपके सिलेबस में भी है, मैंने इसको पढ़ा भी दिया, हिंदी बुकशाला पर मैं इसे करवा चुकी हूँ। नाटक के प्रमुख पात्र हैं मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह और रजनीकांत। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। किशोरी लाल गोस्वामी, मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी, याद कर लीजिएगा। मयंक मंजरी, मयंक होता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, मंजरी, किशोरी लाल, ये सब ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। किशोरी लाल गोस्वामी के अन्य नाटक हैं चौपट चपेट और प्रणयनी परिणय भी है। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक है देश दशा 1892। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक हैं नल दमयंती, स्वयंवर, बृहनलला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष इत्यादि। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक हैं प्रभास मिलन तथा सरस्वती। ठीक है, ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। ऑप्शन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इनकी जो एकांकी है वो एक घूंट है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं किस किस की है, लेकिन इनकी याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध एकांकी है एक घूंट। समय यदि अब क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो सबसे पहले हम बुकशाला पर उन रचनाओं को पढ़ेंगे जो सिलेबस में है, उसके बाद आपको ये सब प्रसिद्ध रचनाएं भविष्य में जब आपकी जॉब लग जाए तब भी आप हिंदी बुकशाला चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें ये मिलती रहेंगी। एक घूंट आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। एक घूंट को 1930 में इसको प्रसाद ने लिखा था। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना
की है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। अब हिंदी का प्रथम एकांकीकार डॉक्टर सत्येंद्र किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। और रामनाथ सुमन किसे मानते हैं? रामकुमार वर्मा को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञे जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। और अमानतकृत इंदर सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है। कौन सा? इंदर सभा। ये अमानतकृत है, इसकी रचयिता कौन है? अमानत है। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। एक मिनट सेट कर लेते हैं, काफी बड़ी बुक है तो ये फोन में कई बार सेट नहीं हो पाती, हिलती डुलती रहती है। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। राधाचरण गोस्वामी, जो बूढ़े हो जाते हैं ना वो लोग, उन्हें कहाँ शरण ले लेनी चाहिए? राधा के चरणों में शरण ले लेनी चाहिए। बूढ़े बुढ़ापे में हमें राधा के चरणों में शरण ले लेनी चाहिए। तो ये प्रहसन है। जैसे अंधेर नगरी आपने पढ़ा हिंदी बुकशाला पर, वो प्रहसन था भारतेंदु का, वैसे यह भी प्रहसन है। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी की अन्य नाटक है तन मन धन गुसाई जी को अर्पण है। प्रताप नारायण मिश्र का है कली कौतक रूपक। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? अब भीष्म साहनी का हमने उपन्यास तमस पढ़ लिया है बुकशाला पर, कहानी भी इनकी पढ़ी है हमने नेटशाला पर, चीफ की दावत और अमृतसर आ गया है। नाटक अभी तक यानी मई 2023 तक इनका हमने नहीं पढ़ा। अगर आगे आप वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपको बुकशाला पर मिल जाए। तो यह भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन बी मतलब ए और सी इसका सही है। अब यहाँ पर उत्तर दे रखा है इसलिए पहले बोल दिया। तो नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण तो हुआ है, तमस में हमने देखा है, हालांकि नाटक अभी नहीं पढ़ा है। लेकिन इनकी नाटकों का नाम ही है माधवी, नीलिमा, नीलोफर, तो जाहिर सी बात है कि नारी के नाम से भी पता चल रहा है। मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति नहीं, वो नहीं है। बेटा पीछे मत खेलना टफी के पास, ठीक है? उसके पास मत जाना, दूर से निकलना। सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति, यह भी नहीं है नाटकों में। क्या है? एक तो नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, दूसरा क्या है? जो मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही है उसका उसमें उल्लेख किया, उसको दर्शाया गया है। प्रमुख नाटक कौन कौन से? हानूश 77, कबीरा खड़ा बाजार में 81, माधवी 85, मुआवजे 93, रंग दे बसंती चोला 98 और आलमगीर 99। कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र पर आधारित है? तो ये सूरदास है ना इसका ऑप्शन। तो इसको देखिए कैसे, आप इसकी व्याख्या देखेंगे तब समझ पाएंगे। वीरेंद्र नारायण कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम रहेगा युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 75, डरे हुए लोग 78, वंदनी 79, अब और नहीं 81, सत्ता के आर पार 81, श्वेत कमल 1984। भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन से हैं? प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा निसंदेह नहीं है। तो कौन से हैं? श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। कौन सा गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद का करुणालय भी है, मैथिली शरण गुप्त का अनग, धर्मवीर भारती का अंधा युग भी गीति नाट्य, जो सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्योत्सना 1933 में गीति नाट्य नहीं अपितु प्रतीकवादी नाटक है। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2021 का पेपर बड़ा ही कठिन आया था। आयोग ने इसको फिर फॉल्स घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि ज्योत्सना इनका प्रतीकवादी नाटक है, गीति नाट्य नहीं है। बाकी तीनों गीति नाट्य हैं।
तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। तो जो हमारा भवन है ना, भवन है हमारा, उसमें क्या हो गया? तांबे के कीड़े हो गए। भुवनेश्वर में तांबे के कीड़े हो गए। सबके घर में सामान्य कीड़े होते हैं, लेकिन भुवनेश्वर, ईश्वर का जो भुवन है, वहाँ कीड़े कैसे होते हैं? तांबे के होते हैं। बस ऐसा याद कर लीजिएगा। अन्य लघु नाटक इनके हैं भुवनेश्वर जी के आज़ादी की नींव और सिकंदर। तांबे के कीड़े 1976, ये 21 में पूछा है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा है। जिनके नाम भी नहीं सुने ना, वो 2021 में पूछे गए थे। तो आप देख लीजिएगा यूपी टीजीटी पीजीटी वालों, पेपर बहुत कठिन होने वाला है इस बार। तांबे के कीड़े 1946, तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। और ये आषाढ़ का एक दिन काल्पनिक जीवन वृत्त है कालिदास का, लेकिन इसको पढ़ के सच्ची ज़्यादा लगता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में रामकुमार वर्मा जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है मादा कैक्टस, अंधा कुआं, सूखा सरोवर। ठीक है, ये सब बता दिए मैंने। बाकी आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है तो इनको वन लाइनर के रूप में आप पहले किसी किताब में से भी पढ़ते रहें, साथ में नहीं भी पढ़ रहे हैं और इनको भी जितना मैं करवा रही हूँ, इन प्रैक्टिस सेट्स को भी आप कर लेते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा मतलब जो है एक भाग तैयार हो जाएगा। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस किसके जीवन पर है? लहरों महात्मा बुद्ध वाली जो कथा है, आधे अधूरे आधुनिक मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण करती है। देखिए, मोहन राकेश के नाटक तीनों नाटक बहुत फेमस है। तीनों ही नाटकों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से नाटक हैं ये। तेल कहाँ से देना है? डिब्बे में से देना है, लेकिन वो वाली कटोरी है ना छोटी, उसमें देना है। सिक्का डिब्बी में रखा है, जो बीच वाली अलमारी है ना, उसमें एक डिब्बी रखी है, उसमें सिक्के रखे हैं और उसमें से कुछ नहीं निकालना है। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में, अब ये तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, आगे ये सब कर चुके हैं ना, अब आगे बढ़ेंगे। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? तो दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। एक्चुअली बीच में क्या है, बच्चे आते हैं, बच्चों की भी अभी छुट्टियां ही चल रही हैं और कोई काम होता है तो बच्चे बीच में पूछने आ ही जाते हैं। और क्योंकि कोई गेट पर आकर लौट जाए तो वो भी ठीक नहीं है। अब कोई आया है मांगने वाला तो उसको लौटाना ठीक नहीं है, इसलिए बीच बीच में अब घर है, घर से वीडियोस बनते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। बाकी हम सभी फैमिली वाले हैं तो समझ जाते होंगे आप लोग। और आप लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो जब भी मैं देखती हूँ अपना वाईटी स्टूडियो तो मैं देखती हूँ कि अनसब्सक्राइब लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। अपने मित्रों में इन वीडियोस को शेयर करें, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीए, एमए, ये चैनल सबके लिए है। तो कृपया करके अपने मित्रों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि ये किताबें अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी हैं एक ही कब्र में, 10,000 नेता, 10,000 नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़ी और धूम शिखा। दुर्गा एकांकी के नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी हैं, अब ये देखिए, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये पूरा मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और एक एक चीज़ को डिटेल से मैं उस पर करवा चुकी हूँ सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, वैसे प्लेलिस्ट में है लेकिन फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये नाटक और एकांकी वाले पार्ट का जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, तो देख लीजिएगा। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। अंधा युग, धर्मवीर भारती, सबको पढ़नी है ये। ठीक है, तो कृष्ण ने कभी परवाह नहीं की चीज़ों की। यूपी टीजीटी में पूछ रहे हैं, आपके टीजीटी में अंधा युग अलग से लगा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है जो जिस विधा की प्रतिनिधि रचना है वो याद होनी ही चाहिए।
इसीलिए मैंने अंधा युग आपको बुकशाला पे पढ़ा दिया है। अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ये कृष्ण के संबंध में कही है क्योंकि वो अनासक्त योगी थे। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। भारतेंदु ने नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 में की। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। भारत दुर्दशा 80 हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। ठीक है, नाटककारों में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर का है और मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, यह भी लक्ष्मी नारायण लाल का ही है। और गोपा का दान ये विनोद रस्तोगी का है ही। बकरी नाटक के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यूजीसी नेट में ये देख लीजिए इसको। यह सातोत्तरंतर, देखिए सुरेंद्र वर्मा का है। सबसे पहले तो बकरी नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। यह स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सही है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, ये गलत है। थोड़ा सा इसका कथ्य जो इसको हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, नेट के पुराने पेपर जब देख रहे थे वहाँ पर भी पढ़ा है। इसके गीत साधारण कोटि के, ये गलत है। इसके गीतों में बड़े भव्य भाव हैं और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, ये सही है। बकरी नाटक 1975 ईस्वी में आपातकाल के 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। इसमें 2 अंक हैं, प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर, पश्चाताप को लेकर। देखिए अंधा युग से नेट में भी पूछ रहा है, अंधा युग से टीजीटी में भी पूछ रहा है और अंधा युग से पीजीटी में भी पूछ रहा है और जीडीसी वाला जो देख रहे थे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी पूछ रहा है। तो अंधा युग सुन लीजिएगा, आप पुनः देख लेते हैं नेट में ही, इसी पेपर में आपके अंधा युग से दूसरा प्रश्न देख लीजिए। अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही नहीं है? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, सही है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में यह उल्लेखनीय है, यह भी सही है। बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों का विकराल रूप मौजूद है। नहीं, बहिर्द्वंद कहाँ है? पूरा के पूरा विचार सही है। कौन सा विचार? देखिए पहले प्रश्न को देख लें सही से, पहले तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, सही देखना है। अच्छा सही देखना है, ठीक है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता। तो देखिए अंधा युग ये तो गलत है ना, सही थोड़ी ना रहा, क्योंकि वो आधुनिक त्रासदी को तो दर्शा ही रहा है और आधुनिक भावबोध को भी दर्शा रहा है। बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों चल रहे हैं, हाँ, क्योंकि बाहर भी मारकाट इसमें मची हुई है और अंतर्द्वंद, और 18वें दिन की कथा पर आधारित है। अब वैसे तो ये ऑप्शंस क्योंकि 18वें दिन की कथा पर आधारित तो है। देखिए व्याख्या देखते हैं इसमें, अंतिम दिन की कथा पर यह आधारित है। इसको फिर भी चेक करके हम बताएंगे कल के उसमें। आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, इसको चेक करेंगे। मेरी समझ में तो ये 18वें दिन की कथा पर ही आधारित है। फिर भी इसमें इसके ऑप्शन में 2 और 3 को माना है, यानी अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद दोनों मौजूद हैं और आधुनिक भावबोध को रूपायित करता है। ये 2 ऑप्शन सही माने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन 18वें दिन की कथा तो ये है। तो इस पर कल डिस्कशन करेंगे। कक्षा को समाप्त करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं लगे तो मत करिएगा, लेकिन अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।